जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। सारे लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे आई होप। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म। क्वेश्चन आता है यहाँ से अच्छा खासा सीबीएसई का। तो मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व। और आज हम लोग फेडरलिज्म को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो शुरू करने से पहले सभी लोग पहले तो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की किताब सामने रख लीजिए, एक पेंसिल रख लीजिए, क्योंकि पढ़ने का यही सही तरीका होता है कि अपना बुक आप सामने रखें। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए एनसीईआरटी ही लेना है, कोई और बुक को प्रेफर आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी सामने रखिए, पेंसिल सामने रखिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन आपको एकदम डिस्क्राइब करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल, उसको समझने का कोशिश करिए। कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपके सारे क्वेरीज़ को हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो बुक रख लीजिए और पेंसिल रख लीजिए। फिर शुरू करते हैं फेडरलिज्म। तो देखिए, वर्ड फेडरलिज्म है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इज़ फेडरल वर्ड इज़ रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू विल बी सेइंग दैट देयर इज़ नो फेडरल वर्ड इज़ मेंशन इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग बेसिकली क्या है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्यों है, इसका मैं एक लंबा वीडियो उसको वीडियो बना करके मैं अलग से समझा दूंगा, क्योंकि यूनिटरी और फेडरलिज्म के बीच में झूलते हैं। चूँकि इमरजेंसी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसी कारण से हम लोग क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। चलो ठीक है, अभी उसको साइड रखते हैं क्योंकि वो वीडियो लेक्चर बना करके आप लोग को बता दूंगा। शुरू करते हैं फेडरलिज्म। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग देख पाएंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है। लेट अस गो बैक टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन लास्ट चैप्टर। हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का, उसमें चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग। उसमें हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and give these power to regional governments. आप लोगों ने बेल्जियन मॉडल देखा था कि उन्होंने किस तरह से अपना रिजॉल्व किया था जो भी डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है। याद होगा, बेल्जियम में डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर थे और 1% आपको जर्मन स्पीकर्स थे, और इन तीनों के बीच में जो एथनिक क्लैश होते रहता था उसको रिजॉल्व आउट करने के लिए बेल्जियन मॉडल लाया गया, जिसमें 4 था। याद होगा कि इक्वल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी पूरे बेल्जियम में जो सरकार बनेगी बेल्जियम की। फिर जो प्रोविंशियल जो कैपिटल सिटी ब्रसल्स है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगा वहाँ पे भी इक्वल पार्टिसिपेशन होंगे दोनों स्पीकर्स के, डच और फ्रेंच स्पीकर्स के। फिर आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, और एक और जो चौथा था वो ये था कि सबऑर्डिनेट नहीं होगी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब है कि बेल्जियम मॉडल में हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होती है स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार। ठीक है ना। यानी अगर इसको जनरल सेंस में समझा जाए तो कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। कई देशों में स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, कई देशों में स्टेट बोला नहीं जाता, प्रोविंसेस बोला जाता है। तो दोनों की अलग अलग सरकारें होंगी, यानी स्टेट या प्रोविंस की अलग सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सरकार, है ना। सेंट्रल क्या करेगा, पूरे कंट्री को बांध के रखेगा, पूरे कंट्री पर रूल करेगा, और स्टेट क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, उस स्टेट भर में रूल करेगी। तो दोनों के अपने अपने पावर्स होंगे जिस पर वो दोनों रूल करेंगे, दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चलो, रीजनल गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय गवर्नमेंट जो है, स्टेट बोल लीजिए चाहे प्रोविंशियल बोल लीजिए। तो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, बट ऑल दीज पावर्स वेर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वे नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप देखो तो रीजनल गवर्नमेंट जो पहले बेल्जियम में एग्जिस्ट करती थी, पहले भी
पहले भी एग्जिस्ट करती थी रीजनल गवर्नमेंट, यानी प्रांतों में सरकार थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सरकारें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनके भी कुछ अपने रोल्स थे और पावर्स थे। ये बेल्जियम और मॉडल आने के पहले की बात हो रही है कि वहाँ पर प्रांतों की सरकार थी, लेकिन उतना पावर, उतना उनका रोल उतना स्पेसिफिक नहीं था स्टेट गवर्नमेंट्स का बेल्जियम में। लेकिन बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स कैन एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे बेल्जियम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वापस विड्रॉ भी किए जा सकते थे, छीने भी जा सकते थे। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional power, that were no longer dependent on the government, central government। यानी 1993 के बाद 1993 में जो परिवर्तन किए गए है ना, उसमें उसके तहत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वापस नहीं ले सकते थे, या अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थे। ध्यान रखिएगा, 1993 में जब बदलाव आता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब वो डिपेंडेंसी यानी निर्भरता सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रह गई। Thus बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इस तरह से बेल्जियम जो है एकात्मक शासन प्रणाली यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म यानी संघात्मक शासन की तरफ बढ़ चला। यूनिटरी क्या होता है, जब वहाँ पर यूनिटरी का मतलब सिंपल सा होता है एकात्मक, यानी एक ही होगा, यानी एक ही सरकार होगी, वही सारे पावर्स को होल्ड करेगी। दूसरी तरफ जब हम फेडरल बोलते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरा अगर आपके यहाँ लोकल गवर्नेंस है तो लोकल गवर्नमेंट पर, तीनों लेवल पर हम शिफ्ट कर देते हैं। चलो, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल practical purposes a unitary system which is national government has all the powers। तमिल लीडर want श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। लेकिन अगर आप श्रीलंका में देखेंगे तो श्रीलंका में सारे पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही होल्ड करती है श्रीलंका की। तमिल सालाकी चाहते हैं कि वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर बने, वहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा आए। आप पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब श्रीलंका में अभी भी चल ही रहा है, अभी आया नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर उस तरह का। अच्छा, फेडरलिज्म क्या है? इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ए कंट्री। यानी संघवाद, यानी फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, है ना, सरकार बनाने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत जो पावर है उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें? सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो केंद्रीय शक्ति होगा, और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी उसके जितने राज्य हैं, प्रांत हैं, उनमें बटेगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी हमारे राज्य में, हमारे यहाँ देखो हर स्टेट में गवर्नमेंट है और सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट्स होना चाहिए अलग अलग लेवल पर। यूजुअली फेडरेशन है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप देखो फेडरेशन जहाँ पे संघ होगा जिस भी कंट्री में, वहाँ पे 2 लेवल की सरकारें तो दिखेंगी ही दिखेंगी, 2 लेवल पर, सेंट्रल स्टेट। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, यानी एक जो पूरे कंट्री भर के लिए जिम्मेदार होंगी वो सरकार बनाएंगी। यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, यानी पूरे भारत के लिए एक सरकार होगी जिसको मोदी सरकार अभी वर्तमान में जो है ना, अभी आपका 2023 में अभी है। तो कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो कंट्री भर के लिए पूरा कानून बनाएंगी उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और जो अदर गवर्नमेंट जो लेवल होगा वो प्रोविंसेस, प्रांत या राज्य के स्तर पर वो देखेगी। मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट, यानी हर दिन का जो शासन है वो राज्य का वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा, बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी दोनों का जो भी पावर है वो अलग अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे को कट अक्रॉस नहीं करेंगी, दोनों का मेंशन्ड होगा आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है। देखो ये फेडरल, ये जो कलर्ड वाला है ना, जो आपको ग्रे शेड है, देख रहे हैं, ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये इंडिया है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आप अपने बुक में NCERT बुक में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड
with unitary government. In this sense, federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary government, either there is only one level of government. देखो, अगर हम समझते हैं कि फेडरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम संघवाद कर रहे हैं, फेडरेशन कर रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है। अगर हम देखते हैं कि यूनिटरी एक गवर्नमेंट होता है, यानी एकात्मक शासन प्रणाली जिसमें पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, लेकिन साथ में आपको अन्य फेडरेशंस भी होने चाहिए, और यूनिटरी गवर्नमेंट भी इतना यूनिटरी ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं शैडो में ले आए किसी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ों को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो ध्यान रखना कि फेडरेशन होना ज़रूरी है, और फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करना, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सबको मानना ज़रूरी है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है इसको समझना है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is one level of government or the sub unit are subordinate to the central government. अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट देखें तो इतना पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसके पास एक सारे पावर्स उसी में समाहित होते हैं। यानी देखो, यूनिटरी सिस्टम एकात्मक शासन के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सिर्फ एक ही होगा, वही पूरे देश को रूल करेगा। तो वो रूल करे पूरे देश को, ये सही नहीं ना है। अभी केरला में क्या समस्या है लोकल, वो दिल्ली में बैठा कैसे समझेगा? तो केरला के लिए तो अलग सरकार होनी चाहिए। या अगर एक लेवल की सरकार अगर उस देश में है तो यूनिटरी है, या अगर वहाँ पे सब यूनिट भी अगर मौजूद है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है अगर किसी प्रदेश में कोई, तो वो भी आपको यूनिटरी ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन फेडरल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आदेश, है ना, कैन पास ऑन ऑर्डर, कोई भी आदेश पास कर सकती है प्रांतों के लिए या लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये सही नहीं है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि एक भारत पूरे या कोई भी कंट्री सिर्फ एक तरह के लोगों से भरा हुआ नहीं होता है, वहाँ पे कई अलग अलग एथनिक पीपल रहते हैं, फिर वहाँ के लोकल इश्यूज अलग अलग होते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ों में और हर जगह नहीं पहुँच सकती, ठीक है ना, हर चीज़ को नहीं सुलझा सकती और हर जगह नहीं पहुँच सकती। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि अलग बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के मामले को देखें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यूनिटरी फॉर्म में है, यूनिटरी सिस्टम में है अगर कोई कंट्री, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर बना सकती है और राज्यों पर अपने लोकल गवर्नमेंट पर आदेश ज़बरदस्ती लागू करा सकती है। लेकिन बट इन फेडरल सिस्टम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश नहीं दे सकता किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि नहीं तुम ये व्यवस्था करो, ये आदेश मानो। समझ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट हैं जिस पर वो कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं जिस पर वो कानून बना सकती है और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी यानी आंसरेबल नहीं होगा। अच्छा, क्या है जो किसी कंट्री को बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स के लिए, भारत के लोगों के लिए आंसरेबल है, उत्तरदायी है। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी हैं, जितने भी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स पे लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी कर दिया गया है कि आपके अलग सब्जेक्ट है, उनके अलग है। चलो, कोई कंट्री फेडरल पॉलिसी प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब 7 की फीचर्स होने चाहिए, ये पूछता है। चलो, कोई भी कंट्री अपने ही कंट्री पर ये लागू करके देखो कि ये होता है कि नहीं। चलो, जैसे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, इवन दो लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है ना। तो जो कंट्री 2 या उससे ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट को अपने यहाँ क्या व्यवस्था देखा जाता है, वो कंट्री फेडरल कंट्री है। फिर आइए क्वेश्चन सेकंड पॉइंट देखिए, डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अगर जो देखिए तो
भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार दोनों तो रूल करती है एक ही जनता पर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूपी पे भी रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी का भी शासन हम लोग पर चलता है ना। तो सेम सिटीजन है भारत में, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गवर्न है शासन है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन दोनों के अपने अपने जुरिस्डिक्शन हैं, यानी क्षेत्राधिकार हैं। किन मामलों में? लेजिस्लेशन, कानून बनाने के मामले में 3 है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले लेजिस्लेशन में क्या देखो, राज्यों में विधानसभा होता है, स्टेट असेंबलीज होती है जो अपने लिए कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर वो पूरे भारत भर के लिए कानून बनाते हैं। तो दोनों के क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं, कानून किस पर क्या बनाना है दोनों का अलग अलग है ना, स्टेट और सेंट्रल का। फिर टैक्सेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अलग वसूलती है ना। अब मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है ना। फिर आपका अलग अलग तरह का, फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग वसूलती है। आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, लैंड से जुड़ा हुआ टैक्स हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी दोनों के टैक्सेशन, कर वसूली अलग अलग है, उनका अलग होगा। कॉरपोरेट टैक्स अलग वो अपना वसूलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में जो जो टैक्सेस आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट वसूलेंगी, यानी जो टैक्सेशन से कलेक्ट करके पैसा निकालना जनता से, टैक्स कलेक्ट करने का। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के थ्रू अधिकारियों को चुन के लाती है ना। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पीसीएस के थ्रू अपने अधिकारियों को चुन के लाती है और ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करके अपने स्टेट को रूल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार ऑफिशियल्स को पूरे कंट्री भर में आपको रखते हैं, जो आयरन चेन बनाते हैं, पूरे इंडिया को पकड़ के रखते हैं, है ना। चलिए तो जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, ध्यान रखना, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर देखो, फिर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्षेत्राधिकार बताया गया है अलग अलग लेवल पर, यानी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। कोई किसी के मामले में क्रॉस कट नहीं करेगा। अच्छा, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। देख रहे हैं, यानी अथॉरिटी जो भी होगा दोनों लेवल पर, सेंट्रल हो, गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो पावर्स हैं या अथॉरिटी हैं, शक्तियां हैं, जो जहां तक वो कानून बना सकते हैं या, है ना, वो सारी उनकी अथॉरिटी जो ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट का है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल टाइम्स में स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर फंडामेंटल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिलैटरली, यानी अकेले कोई भी लेवल की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी तो आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, सबसे सहमति लेनी पड़ेगी। याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल का क्या होता है, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में वोट पड़ेगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी पड़ेगा राज्यसभा में, उसके बाद आधे से अधिक जो स्टेट असेंबली है उनका फेवर में वोट पड़ेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट में बदलाव होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ यूनिलैटरली एक अकेले कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकते, ना एक कोई स्टेट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, अकेले सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। 5वां पॉइंट देखिए, कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को का इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का पावर किसको दिया गया है, कोर्ट्स को। अच्छा, एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि कोर्ट्स को ये भी पावर दिया गया है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनको उनके भी व्याख्या करें, है ना। पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स की मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या क्या होना चाहिए, ये सब कोर्ट को दिया गया है जिम्मेदारी कि आप वॉच डॉग की तरह रहिए। जो हायर कोर्ट है कंट्री में उसे अंपायर की भूमिका में रखा गया है, जो किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, है ना, जो भी डिस्प्यूट अगर होता है, विवाद होता है, तो वहाँ सुलझाने का जो लास्टली जो इंस्टीट्यूशन होगा वो कोर्ट्स होगा, है ना। हायर कोर्ट क्या है, अंपायर की भूमिका में, ताकि किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके
किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज देयर रेस्पेक्टिव पावर, अगर कोई भी पावर का इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी डिस्प्यूट अगर एराइज होता है, विवाद कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, तो वो कोर्ट्स होंगी जो सुनवाई करेंगी, ठीक है ना। इस कोर्ट के फैसले को दोनों लेवल को मानना पड़ेगा। फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है अपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए, यानी अपने आर्थिक ज़रूरतों को उसमें स्वतंत्रता दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर सकता है ना। रेवेन्यू यानी जो अपना जो कर वगैरह से या और ज़्यादा पैसा जनरेट करने के लिए, ताकि उनका आर्थिक जो ऑटोनॉमी है यानी स्वायत्ता है उसे और बढ़ाया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया गया है, वित्तीय तौर पर इजाज़त दिया गया है कि वो और उसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एक छोटा सा उदाहरण देंगे, छोटा सा एग्जांपल कि 2013 में हिमालयन सुनामी जब आया था उत्तराखंड में, यानी केदारनाथ फ्लड्स आए थे, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज़ पर के जो सैलरी हो उस पर एक बहुत ही छोटा लिटिल जो परसेंटेज उन्होंने लगाया था डिज़ास्टर रिलीफ के नाम पर, ताकि डिज़ास्टर रिलीफ में पैसे का अड़चन ना आ सके, ठीक है। तो कलेक्शन किया गया और डिज़ास्टर रिलीफ में इस्तेमाल किया गया। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और आय जनरेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फ्रीडम है कि वो अपना देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लगा करके। सातवां देखिए, सातवां बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको रिलेटेड है आपका फेडरल स्ट्रक्चर के की है। फेडरल सिस्टम दस एज डुअल ऑब्जेक्टिव। देखो फेडरल जो सिस्टम है संघवाद, इसका दो ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहले तो देश को सुरक्षित करना और देश में यूनिटी एकता का भाव लाना, दूसरी तरफ वाइल द एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय विविधता है उसको भी हमको एक करना, क्योंकि क्षेत्रीय विविधता का मतलब रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब आप जानते हैं कि 100-100 किलोमीटर पे बहुत चीज़ें बदलती हैं, कल्चर बदलता है, लैंग्वेज बदलता है, डायलेक्ट्स बदलता है ना, रिलीजन है, फिर उसके बाद वहाँ के रिचुअल्स हैं, बहुत सारे, तो बहुत चीज़ें का जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी उसमें भी एकता का भाव ला सकते हैं, उसे भी बनाए रख सकते हैं इन विविधता को। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है ना। चलो, देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सातवां वाले की बात हो रही है, किसी भी संस्था के लिए और किसी भी संघ के लिए, है ना। संस्था जब बोल रहा है तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मतलब एक सरकार भी हो सकती है ना। तो कंट्री के लिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, यानी प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म यानी संघवाद का प्रैक्टिस अगर होगा तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि सारे जो स्टेट हैं वो खुशहाल रहेंगे, क्योंकि अपनी अपनी सरकारें होंगी, है ना। और फिर वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगी, संस्थाएं होंगी, है ना, वो संस्थाएं भी सही तरीके से काम कर सकेंगे अगर हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी आ सकता है, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट जो होंगी, जो अलग अलग लेवल पर होंगी, स्टेट हो गया, सेंट्रल होगा, वो सहमत होंगी कि कुछ नियम होंगे पावर शेयरिंग के, है ना। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। हाँ, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड। अच्छा, ये इन लोगों में एक ऐसा विश्वास भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, जो एक एग्रीमेंट के प्रति ये बंधे हुए होंगे, ठीक है ना। कोई एक दूसरे को ज़बरदस्ती टांग नहीं अड़ाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल टाइम्स में स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करके हटाएंगी नहीं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना ही फुली रिस्पेक्ट देंगे। गेटिंग माई पॉइंट।
एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट, देखो एक अगर आदर्श स्थिति देखा जाए किसी फेडरल सिस्टम में, तो सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एक साथ बने रहने पर आपस में सहमति, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिल करके स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव ना बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इमरजेंसी दिखा करके स्टेट गवर्नमेंट के सरकार को बर्खास्त न करे, क्योंकि हटाने का मतलब है कि जनता के द्वारा चुना गया कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वो हटाने का मतलब है कि फिर वहाँ पर केंद्रीय शासन आ रहा है, यानी वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर मतलब फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो अब वो ज़रूरी भी होता है। आर्टिकल 352, 356, 360 अगर मैं बताऊंगा आगे चल कर के, ये इमरजेंसी प्रोविज़न है जिसके इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करके हटा देती है। चलो चलो, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अगर आप देखें एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो वैरी करता है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में। यानी आप देखिएगा कंट्री टू कंट्री बड़ा वैरी करता है। एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए कैसे, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। there are two kinds of routes which through which federations has been formed। अब देखिए यहाँ बात हो रहा है कंट्री टू कंट्री का, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। और ये कैसे तय हुआ कि ये वैरी करता है, तो ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखो, द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। यानी ये वैरी करता है कि किस तरह से उसके यहाँ हिस्टोरिकली उसका देश बना है ना। जैसे अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिकन फ्लैग में 13 स्ट्राइप्स है, यानी ओरिजिनली 13 कॉलोनीज़ हुआ करती थी आपको अमेरिका की, ठीक है। तो जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में लड़ा गया, तो उसके बाद धीरे धीरे जा कर के और भी स्टेट्स जुड़ते गए, तो पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। ओरिजिनली तो 13 ही थे, है ना। तो किस तरह हिस्टोरिकली आपका कंट्री फॉर्म हुआ है और वहाँ पर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके स्टेट गवर्नमेंट्स में, ये भी देखना ज़रूरी होता है। जैसे दो तरह के हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट विच फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म। देखते हैं दो तरह के फेडरेशन कौन कौन से हैं। पहला, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन to form a bigger unit so that pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। पहला अगर आप देखिए तो पहले वो सारे कंट्री होंगे जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में आकर के जुड़े और एक बड़े यूनिट बने। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया। ये आकर के पुल अप होते हैं और अपने सोवरेनिटी यानी अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी बना के रखते हैं अपने। देखिए सोवरेनिटी का लिटरल मीनिंग होता है टेकिंग डिसीजन विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर, यानी अपनी डिसीज़न लेने की जो क्षमता है उसको बरकरार रखते हैं। अपने आइडेंटिटी, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन का है, वो स्टेट का है, वो भले आकर के जुड़ रहा है एक बड़े देश में, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखे हुए है ना। अपनी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को भी बढ़ाना चाह रहा है जुड़ करके। अमेरिका को देखो तो अमेरिका में 13 जो कॉलोनी थी उसमें जो बाकी स्टेट जुड़े, तो ये क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। ये आपस में आकर के जुड़े हैं। ध्यान रखना, इनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी अपनी नागरिकता सिटीजनशिप है, अपने अपने लॉज हैं, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भले जुड़ गए हैं, ये जब चाहें तो अलग हो सकते हैं। इन्हें बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, कमिंग टुगेदर यानी आपस में जुड़ करके एक फेडरेशन, एक देश का निर्माण करना, ठीक है। In this first category of federations, all the constituent states usually have equal power and a strong vis-a-vis the federal government।
यानी मैंने जैसा कि बताया कि ये वाला जो कैटेगरी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, जितने भी स्टेट हैं उतने ही पावरफुल होंगे जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगा। क्योंकि भाई ये आ करके जुड़े हैं तो अपने को भले जोड़ दिए हों, लेकिन ये अपने मामले खुद देखते हैं, ठीक है, और ये इक्वली ही आपको स्ट्रांग होते हैं, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट होगी वहाँ की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसके इक्वल ही ये पावरफुल होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कैटेगरी है, सेकेंड रूट इज़ वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी दूसरा जो रूट हम लोग देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ी कंट्री है जो अपने पावर्स को डिवाइड करती है अपने स्टेट में और नेशनल गवर्नमेंट में। वो पहले ही से डिवाइड कर देते हैं कि देखो इतना बड़ा देश है, हम लोग ये राज्य है, हर राज्यों के अपनी अपनी सरकारें होंगी और ये नेशनल गवर्नमेंट होगी। इसका उदाहरण देखिए, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये कुछ उदाहरण है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये जो सेकंड कैटेगरी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस स्टेट्स, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। यानी अगर आप देखें तो भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्टेट आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये कभी भी अलग नहीं हो सकते किसी भी दशा में। जैसे कमिंग टुगेदर में क्या था कि आए जुड़े कभी भी चाहे तो अलग कर लें, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, ये जुड़े ही हुए इस तरह से कि अलग नहीं हो सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा पावर ज़्यादा दिया गया है होल्डिंग टुगेदर में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पावरफुल होता है अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के मुकाबले, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, बहुत कम ही देखा गया है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी स्टेट की बात हो रही है, वहाँ पे अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ स्टेट को स्पेशल पावर्स दिया जाता है, जैसे ट्राइबल स्टेट है ना, या मान लीजिए कि कुछ स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ज़्यादा ही मानती है। कारण है कि अगर वो वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी ज़्यादा है या इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ी जातियाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा कह सकते हैं आप, ये दिया जाता है, तो ये कम ही होता है। तो मेन इस पर आते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, वहाँ पर आपको स्टेट्स इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो अलग नहीं हो सकते हैं गवर्नमेंट्स सेंट्रल से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नेपाली सिटीजन वे आर डिस्कसिंग द प्रपोजल ऑफ अडॉप्शन। अब आप खैर इस पार्ट को पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है। मैं सिर्फ मेन एनसीईआरटी पे ही चल रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस में हैं, ग्लॉसरी में है, उसको जरूर दिखेगा। चलिए क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, व्हाट मेक्स ए इंडिया ए फेडरल कंट्री। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। We have earlier seen how Sri countries like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversity। देखा हम लोगों ने कि श्रीलंका बेल्जियम ने किस तरह से उनके यहाँ प्रॉब्लम्स फेस वो उन लोगों ने किया था। What about vast country like India? इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के बारे में, ये तो छोटे छोटे हरियाणा जितने छोटे छोटे कंट्री थे, लेकिन इंडिया की जब बात करें, जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, धर्म हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, तो इनके बीच में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ना, वो किस तरह से किया गया है भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में। तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। अगर इंडिया की देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरुआत करते हैं, और जब ब्लडी पार्टीशन हुआ था इंडिया का, याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रोविंशियल स्टेट बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का इस्तेमाल करते हुए 550 राज्य रजवाड़ों को भारतीय गणराज्य में, इंडियन रिपब्लिक में तुरंत शामिल करवा लिया। जितने राज्य रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए, 5 जगह को छोड़ करके, ठीक है, भोपाल, त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर।
द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत आर्टिकल 1 इंडिया को डिक्लेयर किया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी फेडरल वर्ड नहीं है लेकिन वो उसके स्थान पर यूनियन इसलिए क्योंकि एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में है, इसीलिए इसको बोला गया। आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरल वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया जो फेडरलिज्म के सिद्धांतों को ही पर ही चलता है। चलो, let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see all these features apply to the provision of the Indian Constitution. अगर हम लोग 7 की फीचर्स जो पीछे पढ़े हैं उसके बारे में अगर देखते चलें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में उसको देखा जाए तो ये सारे हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, अप्लाई होते हैं, यानी हम लोग फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। द Constitution originally provided for a 2-tier system of government. The union government, what we call the central government, representing, एक मिनट, अब थोड़ा सा हम लोग को इधर आना पड़ेगा, और the Union of India and state government later a third tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। अगर आप देखें भारत में तो हम लोग के यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म भी हम लोग के यहाँ जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में पंचायत, ग्राम पंचायत, और अर्बन एरियाज़ में, शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ भी आपको दिया गया है। मतलब हमारे यहाँ तीनों लेवल पर गवर्नमेंट है भारत में, देख रहे हैं। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। अब जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, तीनों लेवल की जो सरकारें हैं, यानी सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इन तीनों लेवल की सरकारों को जो पावर्स होंगे वो ये तीनों अपना अपना सेपरेट इंजॉय करते हैं। सेपरेट इनका जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, क्षेत्र पर अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। दस इट कंटेन 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आधार पर तीन स्तर पर पावर्स को, सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी आप देखिए ये जो 3 लिस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया है कि कौन किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा। तो ये जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जिस पर लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने का जो ताकत है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये देखो ये है। पहला यूनियन लिस्ट है, ये इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज, देखो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि उस पर जो कानून बनेगा वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो एक समान लागू होगा। वो जैसे डिफेंस है कंट्री के, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और ऐसे टोटल 97 है प्रेजेंट टाइम में। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म, यानी एक समान पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि ये पूरे देश भर में ये लागू किया जा सके, है ना। यूनियन गवर्नमेंट अलोन इस पर कानून बना सकती है जो कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट पर मेंशन है। मैंने बताया कि प्रेजेंट टाइम 97 है, 97 सब्जेक्ट पर ये अकेले जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की वो कानून बना सकती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखो स्टेट लिस्ट बना है जिस पर स्टेट के इम्पोर्टेंस का या स्टेट के लोकल इम्पोर्टेंस का जो भी सब्जेक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जैसे देखो पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है ना। तो ये इस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अकेले ही कानून बना सकती है, ठीक है, जो भी मेंशन होगा स्टेट लिस्ट में। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें दोनों के इंटरेस्ट का आपका सब्जेक्ट हो, दोनों के, यानी सेंट्रल के भी और स्टेट का भी, है ना। यूनियन एंड गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कुछ सब्जेक्ट देखो जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं कानून उन सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, है ना। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, यानी दोनों लेवल की सरकारें, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके, है ना,
कानून बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट पर। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया। तो इफ़ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, है ना, अगर मान लो एक ही समय पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून किसी भी सब्जेक्ट में बनाती है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया होगा वो लागू होगा, ना कि स्टेट। यानी याद रखिएगा, मान लो कि एडॉप्शन से रिलेटेड कोई कानून स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक ही समय में बनाती है, और दोनों के द्वारा बनाए गए एडॉप्शन पर जो कानून है वो आपस में टकराते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट को का ही कानून फिर लागू होगा। ठीक है, अलग अलग समय में बनाए, क्लैश नहीं होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एप्लीकेबल है। चलो यहाँ तक समझ गए। What about subject that do not fall in any three of list, और subject like computer software that came up after the constitution was made, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में अगर शामिल नहीं होते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये सारे सामने आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। यानी ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट में नहीं मेंशन्ड है, वो आपको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जाएगा। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कनाडा से हमने ये आइडिया सीखा, तो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में चला जाएगा, और इस पर कानून बनाने का अधिकार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का होगा। चलो, तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट है। देखिए कंट्री कैसे फेडरल है ना, अलग अलग है, मेंशन्ड है, जुरिस्डिक्शन अलग अलग हो गया। वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट हैव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है जहाँ पर कुछ ऐसे फेडरेशन हैं जिसमें होल्डिंग टुगेदर है ना, जो कई स्टेट्स आकर के जुड़े, या बड़ा देश है उसने अपने अपने स्टेट्स को कुछ अपना अधिकार दिया गवर्नमेंट बनाने का, वहाँ पे इक्वल पावर्स नहीं दिया गया है। यानी हर स्टेट को इक्वल पावर या एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीट करे, ऐसा भी नहीं होता है ना। दस ऑल स्टेट इन द इंडियन स्टेट यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जैसे देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट बनाने का अधिकार मिला हुआ है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को इक्वल ट्रीट नहीं करती है, किसी स्टेट को ज़्यादा मदद करती है, किसी स्टेट को कोई स्टेटस प्रोवाइड करती है, तो वो ज़रूरत के अनुसार होता है। ठीक है, दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। यानी हर स्टेट के साथ, भारत में हर स्टेट के साथ आइडेंटिकल पावर, डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, यानी एक तरह से सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर, आपको याद होगा पहले उनका अपना स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन जब वो स्टेट हुआ करता था तब उनके अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्योंकि डिस्प्यूटेड अब स्टेट था, तो उनके खुद के अपने कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे। पहले तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री भी होते थे 1947 के बाद भी, लेकिन PM का पद को हटा दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग होता था। लेकिन अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया। मेनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली। जब ये स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर, तब कई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रावधान तो इस स्टेट पर एप्लीकेबल ही नहीं होते थे जब तक कि जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली से उसकी सहमति न हो जाए। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली की सहमति नहीं होती तो कई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न एप्लीकेबल ही नहीं हो सकते थे। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाई लैंड। देखो वो इंडियन जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर के पहले जो होता था, वो वहाँ पर कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते थे या घर खरीद नहीं सकते थे, है ना। अब तो चीज़ें बदल गई हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट एज वेल। ऐसा ही कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है अन्य स्टेट्स के साथ भी भारत में, है ना। हर स्टेट को इक्वली नहीं ट्रीट किया जा सकता है, इसीलिए सबके ज़रूरतों के अनुसार उन्हें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन
which enjoy very little power. These are area which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any existing states. भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो बहुत कम पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं, वो इतने छोटे हैं साइज़ में कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता है या बाजू वाले किसी भी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज नहीं जोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे दीज एरिया लाइक चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एक स्पेशल आइडेंटिटी होता है वहाँ के लोगों का, इसीलिए उनको बाजू वाले स्टेट से हम नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। ये डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, इनको राज्यों की तरह इनको पावर नहीं दिया गया है। दिल्ली का छोड़ दीजिए, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसको स्टेट का हालांकि दर्जा नहीं है, लेकिन वहाँ पर सीएम है ना, चूँकि 2 करोड़ से के ऊपर वहाँ की जनसंख्या है। वह एलजीपी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और सीएम दोनों हैं। ऐसे यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होते हैं क्योंकि स्टेट का दर्जा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है कि इन क्षेत्रों को वो रन करें। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर शेयरिंग किया गया है ना यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये होना ही चाहिए, ठीक है ना। संविधान ने इजाज़त दिया है कि ये होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने सरकारें होंगी, है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पावर शेयरिंग में तुरंत से बदलाव कर दिया जाए और इतने आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकेगा जो भी व्यवस्था की गई है। इवन दो कि पार्लियामेंट भी अपने मन से इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है कि स्टेट गवर्नमेंट होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने चाहिए, है ना। एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। अगर इस फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको परिवर्तन करना है तो बड़ा रिजिड प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, यानी कड़े तरीके से होकर जाना पड़ेगा। यानी ये पहले आपको बिल लाना होगा, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी लाना होगा, फिर उसके बाद रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, यानी भारत में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों की विधानसभा, उसमें से आधे से अधिक, यानी अगर टोटल 28 है तो 15 आपको रेटिफाइड होना चाहिए, यानी उनकी सहमति मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। भारत में देख लीजिए, जो जुडिशरी है उसका जो जिम्मेदारी है कि वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो भी हैं, संविधान के प्रावधान जो भी हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट लागू कराया जा रहा है कि नहीं, पूरे फुल प्रक्रिया जो भी संविधान के प्रावधान और प्रक्रिया, प्रोविज़न और प्रोसीजर जो भी हैं वो पूरी तरह से लागू हो रहा है कि नहीं, ये इसको सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी किसका है, जुडिशरी। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। किसी भी तरह का विवाद अगर हो रहा है पावर के डिवीजन में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो निर्णय करें। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो संसाधन है उसी में से उस संसाधनों को और बढ़ाए, किस तरह से, ताकि करों को वसूली से, है ना, जिससे कि सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं या उनको जो जिम्मेदारियां पकड़ाई गई हैं सरकार को, है ना, वो अपनी पूरी कर सके। तो गवर्नमेंट भी रन करेगा, जब तक गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे, टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेगा, कैसे वो रन कर पाएंगे सरकार। तो यूनियन और स्टेट दोनों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए, टैक्सेस कलेक्ट करें और टैक्सेस कलेक्ट करके वो अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, है ना। भारत में देखिए ये तो होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक मैप है, सारे लोग देखें, जब इस मैप को देख पा रहे होंगे आप लोग,
ये 1947 के पहले का मैप है। इसमें देखो, आप लोग देखोगे राजपूताना लिखा होगा, सेंट्रल इंडिया लिखा होगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस लिखा होगा, हैदराबाद ऊपर तक लिखा हुआ है ना, मैसूर लिखा होगा। आप देख रहे होंगे पुराना नाम सारे, ये सारे पुराने नाम लिखे हुए 1947 का। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद देखिए जब भारत में शामिल हुए तो सबका नाम अलग अलग हो गया। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह से करके हैदराबाद एक सीमित क्षेत्र तक है, आंध्र प्रदेश बोल दिया गया। तो ये क्या हो गया कि बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यहाँ से आएंगे। हाँ, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है, प्रैक्टिस होता है, ये देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जो संविधान में प्रावधान है वो बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, संघवाद के सक्सेस के लिए, यानी फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर भारत में जो फेडरल एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, संघवाद, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, तो ये भारत में अगर सक्सेस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वजह से ये सक्सेस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो इस वजह से ये सक्सेसफुल प्रयोग रहा भारत में, नहीं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो रियल सक्सेस रहा है फेडरलिज्म का भारत में, वो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक एट्रीब्यूट रहा है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो प्रकृति रहा है ना, लोकतांत्रिक जो राजनीति रही है, उसका जो प्रक्रिया रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, मतलब अब ये इसलिए क्योंकि लोग वोट करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लोगों ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हमारे ये इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हमारे लिए कानून बनाएंगी, एसेट्रा एसेट्रा। दिस इंश्योर्ड, जो हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो जिस तरह का नेचर का रहा है, ठीक है, उसकी वजह से देखो ये लाइन में इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, है ना। तो हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र बना और बढ़ता गया, उसकी वजह से हमारे यहाँ फेडरलिज्म को स्वीकार किया गया। ठीक है, दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये हमारे यहाँ पक्का करता है जो संघवाद जो है, फेडरलिज्म है, उसकी जो मर्म है, आत्मा है, उसका जो एक है ना स्पिरिट है, उसको पक्का करता है कि कैसे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो हम लोग के यहाँ जो विविधता है, डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्रीड, जो भी कह लीजिए, उसके आधार पर जितने भी हम लोग पूरे भारत भर में विविधता है उस हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। और डिज़ायर्ड फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम ए शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री, और इस बात की भी हम लोग डिज़ायर करते हैं, हम सारे लोग, कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी बन करके भी रह सकते हैं। तो ये जो साथ रहने का जो हम लोग का एक इच्छा है, और साथ में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का, जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देने का भी जो हम लोग के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से भी हमारे यहाँ का फेडरलिज्म मजबूत होता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच व्हाट दिस हैपेंड। कैसे हुआ देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, ठीक है ना, मतलब भाषा के आधार पर। आज़ादी से पहले जो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो उड़ीसा था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो तेलुगु समाज आंध्र प्रदेश था। लिंग्विस्टिक स्टेट, भारत में सबसे पहले आज़ादी के बाद जो भाषा के आधार पर, जो लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य भी हमारे यहाँ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखा गया और उसे एक्सेप्ट किया गया। ज़रा सोचिए कि जब भारत में पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया है ना, तो लोगों ने, ऐसा नहीं था कि सब जगह इस तरह की डिमांड होने लगी कि नहीं हम ये भाषा बोलते हैं तो हम
एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है यहाँ के लोगों ने ये भाषा बोलते हैं तो उस आधार पर उस स्टेट को बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। तो भारत में सबसे पहले जो बना है वो लिंग्विस्टिक बेस पर आपको बना है। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगैन इट्स जर्नी, जब आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप इंडिया का, जब इन्होंने डेमोक्रेसी का जो जर्नी बिगैन हुआ है ना, लोकतंत्र की शुरुआत ऑफिशियली जब होना शुरू हुई है 1947 से लेकर के और अभी कुछ सालों पहले 2006 तक, आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखेंगे। जो बहुत सारे ओल्ड स्टेट हैं वो ख़त्म हो गए, जैसे मलाबार मैसूर है ना, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद था। तो पुराने स्टेट हैं वो ख़त्म हो गए और कई स्टेट सामने आते हैं, एरियाज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, नेम्स हैं स्टेट्स के, वो बदले हुए आपको दिखेंगे। 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वेर चेंज इन द ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। आप देखिएगा 1947 में जो उस समय पुराने स्टेट हुआ करते थे उनके बॉर्डर्स में परिवर्तन देखिएगा ताकि नया स्टेट बनाया जा सके, है ना। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, यानी ये इसलिए भी किया गया कि जो जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सके, वो दूसरे स्टेट में ज़बरदस्ती का मर्ज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात महाराष्ट्र पहले एक में था, तो गुजराती बोलने वालों को अलग किया गया, मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र अलग किया गया। सम स्टेट वे क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं हुए फिर जो लैंग्वेज के आधार पर ना बना करके उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया कि उनका कल्चर अलग है, उनकी जातीयता या उनका भौगोलिक सीमा अलग है। जैसे कि नागालैंड के ट्राइब उनका अलग है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र वो अलग है, वहाँ भी ट्राइब्स हैं, झारखंड के तो ट्राइबल बेल्ट वो अलग है। तो इस तरह के भी आपको स्टेट्स बनाए गए हैं जिनकी आइडेंटिटी अलग स्तर पर है। चलिए फिर देखते हैं, when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country। जब मांग होनी शुरू हुई शुरुआत में आज़ादी के बाद कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए जाए, तो कुछ राष्ट्रीय लीडर्स थे, नेशनल लीडर थे, उनको डर लगना शुरू हो गया कि इससे कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री ना हो, राष्ट्र की जो एकता है उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगा, वो अलग अलग ना होना शुरू हो जाए सारे स्टेट, है ना। हर कोई अपना अपना डिमांड करना शुरू करेगा, ये एक डर था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तक कि विरोध में भी उतरी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट न बनाया जाए। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजी। लेकिन बाद में इसे महसूस किया गया कि भाषा के आधार पर जो भी राज्य बना उसकी वजह से और ज़्यादा कंट्री में यूनिटी डेवलप हुआ और यहाँ तक कि शासन करने में भी काफ़ी आसानी हुई और लोग भी एक्सेप्ट कर पाए कि चलो अब ये हमारा स्टेट है, हम ये भाषा बोलते हैं, है ना। तो लोगों में विरोध भी ख़त्म हो गया। चलिए लैंग्वेज पॉलिसी देखते हैं। देखो भारत में किस तरह से सबको लेके चला जा रहा है, इस चीज़ को देखिए। ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा चुनौती था कि अगर इंडियन फेडरेशन है तो वहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ हज़ारों लैंग्वेज है और डायलेक्ट्स भी दुनिया भर के हैं, तो भाई सबको कैसे सम्मान दिया जाए। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नेशनल लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता है। हिंदी हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत का, लेकिन हिंदी साथ में 40% इंडियंस का मदर टंग है, यानी 40% भारतीय हिंदी बोलते हैं। देयरफॉर देयर वेर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, यानी 40% हिंदी बोलते हैं लेकिन 60% में अन्य भाषा भी तो आता है। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
हिंदी के अलावा 21 और 21 और लैंग्वेजेस हैं जिनको कि नेशनलाइज्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, 8वें शेड्यूल में ध्यान रखिएगा, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को नेशनलाइज्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उस संबंध में सरकारें कानून बनाती हैं, उस लैंग्वेज को में पेपर बनाती हैं, उन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल चीज़ों, ऑफिशियल सर्कुलर्स में, मतलब कई जगह पे इसका इस्तेमाल है। ठीक है, एक कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language। देख रहे हैं, कोई कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन देना चाहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोजीशन हासिल करना चाहता है तो उससे संबंध में जो भी एग्जामिनेशन होगा वो दे सकता है इन 22 भाषाओं में से किसी में भी। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स के भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी काम होंगे उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में संपन्न होंगे, है ना। हर स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। हमारे श्रीलंका में जैसे सिन्हाला को प्रमोट किया जा रहा था और तमिल को चोट पहुँचाया जा रहा था तो तमिल एग्रेसिव हो रहे थे, भारत में इसके उलट, भारत में इस तरह का लिया ही नहीं गया कि हिंदी को ही हमको हर जगह फैलाना है। ठीक है, उसके लिए बड़ा सावधानी से वो चल रहे थे कि हिंदी को प्रीच करना जरूर है लेकिन इतना भी नहीं कि विरोध खड़ा हो जाए बाकी और भाषाओं के द्वारा भारत में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये तय किया गया था कि बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन जो भी स्टेट हिंदी नहीं बोलते थे वो चाहते थे कि इंग्लिश को जारी रखा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। In Tamil Nadu, the movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. तमिलनाडु में ये थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट हो गया कि हिंदी का इस्तेमाल ना की जाए, इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर एग्री कर लिया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर लेके चला जाएगा। Many critics think that this solution favored the English speaking elite. कई ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगा, जो आलोचक थे, कि ये कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग एलिट, जो अंग्रेजी बोलने वाले जो हायर क्लास है, उसको ज़्यादा ये फेवर कर रहा है ना। इंग्लिश स्पीकिंग को ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है भारत में। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, हिंदी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियल पॉलिसी में उसको साथ लेकर चलती है साइड बाय साइड। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब ये भी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को उन स्टेट पर थोपे ज़बरदस्ती का जो हिंदी नहीं बोलते हैं स्टेट्स, है ना। ज़बरदस्ती का ऑफिशियल मतलब कोई भी काम हिंदी में ऐसा ना हो उन स्टेट्स के साथ, है ना। जैसे एक बार की बात याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी में कुछ सर्कुलर आदेश भेज दिया पंजाब वालों ने उस हिंदी सर्कुलर को इसका एक नोट के साथ लिख करके वापस भेज दिया कि पंजाबी विच भेजो। तो कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा उसमें हिंदी नहीं, हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं स्टेट्स के साथ प्रमोट करने का सोची जहाँ पर आपका हिंदी भाषी वाले स्टेट होंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। इस तरह के जो लचीलापन था भाषा को लेकर के, उसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल लीडर, श्रीलंका के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो मुश्किल में फंसे हुए थे तमिल और सिन्हाला वाले स्थिति में, वो हम लोग के यहाँ नहीं डेवलप हुआ। हिंदी उतना ही जितना कि ज़रूरी है, बाकी अन्य भाषा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसको दिया गया इस तरह से। चलिए फिर अगला टॉपिक है
Center state relations. Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. यानी सेंटर और स्टेट का रिलेशन है ना, यानी अगर उसमें भी अगर मजबूती ना हो, उसमें भी एक म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं फेडरल पॉलिसी को गड़बड़ा सकते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम ना करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे अननेसेसरी प्रेशर ना बिल्डअप करे, है ना। तो ये दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट बरकरार रहेगी, उससे क्या होगा, फेडरलिज्म और मजबूत होगा। ठीक है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दिस अरेंजमेंट। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है शेयरिंग पावर का, पावर जो शेयर किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में, ये टोटली डिपेंड करता है रूलिंग पार्टीज पे। हैं तो ये पार्टी ही ना, पॉलिटिकल पार्टी ही ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर्स किस तरह से इन अरेंजमेंट्स का सम्मान करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उससे भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party and the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. अच्छा देखो, जब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई पार्टी ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही सेम पार्टी कानून बना रखी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन ठीक है सामान्य रहेगा। ठीक है, बहुत नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं जाएंगी पॉलिटिकल पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, और स्टेट उत्तर प्रदेश में देखो तो योगी जी की सरकार है, तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा ना के बराबर। तो दोनों का अपना अपना बना रहेगा फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन सपोज़ करिए कि हमारे यहाँ अगर किसी और की सरकार होती, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की, और बीजेपी की होती सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर रिस्पेक्ट करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को दोनों पार्टियां, तब तो ठीक है, तब तो फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दोनों आपस में राइवल्स हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा स्टेट को, स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर एक दूसरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेंटर भी अब हावी होने का कोशिश करने लगता है स्टेट गवर्नमेंट के पावर पर। ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को एक बार फिर से देख लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ स्टेट। दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट और ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट। अगर आप देखें तो दोनों लेवल पर अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, और लंबे समय तक अगर बने हुए हैं सेंटर में और स्टेट में, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स। यानी इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट फिर जो है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करती है जैसा कि एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट की तरह होना चाहिए। यानी स्वतंत्र होकर के निर्णय लेने का अधिकार और अपने कानून नियम का इस्तेमाल, नियम है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए उन स्टेट्स को। सिंपल सा मतलब है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता है, अगर दोनों तरफ एक लेवल की सरकारें होती हैं, अगर नहीं है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हावी होने का, सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। यानी अगर दोनों लेवल पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हावी होने का कोशिश करती है। चलो, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वे कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। हम लोगों ने देखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करती है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती है। इससे क्या होता है कि फेडरलिज्म के जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसको चोट पहुंचता है। ठीक है।
ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1995। ये महत्वपूर्ण ढंग से बदलाव आता है 1990 के बाद हमारे भारत में। देखिए इसमें क्या बदलाव आता है। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। यानी 1990 के बाद बहुत सारी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी हैं राज्यों में सामने दिखाई देती हैं और उनका महत्व दिखाई देता है। दिस वॉज ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ये एक ऐसा समय था 1990s में जब कोलिशन है ना, संयुक्त सरकार जो बनाने का एक दौर शुरू होता है। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, the major national parties had to enter into alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center। जब कोई भी सिंगल पार्टी आपको सरकार नहीं बना पा रही थी तब बड़ी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करती, ठीक है, चुनाव के पहले, और साथ आकर के फिर वो चुनाव लड़ती और चुनाव जीतने के बाद वो कोलिशन यानी एक साथ मिल करके मैजिकल फिगर जितना ज़रूरत होता है सीट्स लाने का ला करके सरकार बनाती, ठीक है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का देखो रोल कैसे बढ़ रहा है। चुनाव के पहले कई पार्टियां मिलती हैं तो उनको बोलते हैं अलायंस। वो जीत जाते हैं जब अलायंस तो फिर वो बनते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ध्यान रखना। और जैसे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है। चलो, दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी ये जो रीजनल पार्टी के साथ मिल करके जो अलायंस कर रहे हैं, है ना, तो और चुनाव जीत रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, इससे एक नया कल्चर शुरू होता है पावर शेयरिंग का। अब सारी पार्टियां पावर शेयर करेंगी, है ना, और साथ में रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक रिस्पेक्ट बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट की स्वतंत्रता स्वायत्ता का। ऑटोनॉमी यानी सेल्फ रूल, यानी स्टेट गवर्नमेंट के सेल्फ रूल का रिस्पेक्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म होने में कई पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, है ना। तो अगर आप मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध जा करके स्टेट गवर्नमेंट को हटाती है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ नाराज़ हुई, क्योंकि सबने मिल करके बनाया था, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल करके स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म की थी। अब उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिस्टर्ब करेगी तो कई पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ होंगी, लोगों को बताएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन शेप अप करेंगी, है ना। इससे कहीं ना कहीं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चुनाव में उतरेगा जब भी कभी, तो वो उसे हार मुँह देखना पड़ेगा। है तो सब पॉलिटिकल पार्टी ही, है ना। चलो, दिस ट्रेंड वास आगे चलते हैं। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी मैनर। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटाए ना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट है, जो अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मुश्किल में डालता है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस मत करे आर्बिट्रेरी मैनर में, यानी तानाशाही दिखाते हुए कि मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट में मेरा राइवल दुश्मन पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रहा है, उसको किसी वजह से उसको वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर रूल लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा मैं करूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस चीज़ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, यानी ज़ीरो, यानी उसको ज़ीरो कर देगा कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता है। कारण बहुत ठोस होना चाहिए तभी जा कर के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना, क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, जैसे फॉरेन इन्वेजन, सशस्त्र विद्रोह, तो बहुत सॉलिड रीज़न होगा तो ही हटा सकते हैं, नहीं तो आप फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इसलिए फेडरल पावर शेयरिंग जो है हमारे यहाँ संघीय जो शक्ति का जो संतुलन जो शेयर किया गया है ये ज़्यादा प्रभावी है आज के दिनों में देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था जब उसे, तो उस दिनों में हमारे यहाँ
पावर शेयरिंग बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पावर शेयरिंग में हम लोगों ने पढ़ा लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स बने, तो ये भी एक पावर शेयरिंग है, लैंग्वेज के आधार पर राज्य बने। फिर लैंग्वेज पॉलिसी आई, याद होगा आप लोग को। फिर उसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट में जो रीजनल पार्टीज़ का रोल है, इसके बारे में भी पढ़ा आपने, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये सारे क्या हैं आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, तो हमारे यहाँ लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बने। फिर अलग स्टेट्स बने हैं। फिर जो कल्चरल एथनिसिटी, ये देखो फिर कल्चर के आधार पर स्टेट बने, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर कई स्टेट बने भारत में। फिर उसके बाद देखिए लैंग्वेज, जो लैंग्वेज फाउंडेशंस थे, लैंग्वेज पॉलिसी को स्वीकार किया गया, है ना। फिर उसके बाद देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस को सही रखने की बात कही गई कि वो नहीं होने चाहिए, दोनों में डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट के तहत क्षेत्रीय पार्टियों का रोल क्या है इम्पॉर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंस बताया गया। तो इस तरह से जो पावर शेयरिंग की गई है ना, वो फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। देखो लैंग्वेज की बात करें तो हमारे यहाँ 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, दुनिया भर के लैंग्वेज है। 22 टोटल लैंग्वेज है, जो कि 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना। अदर हैं वो नॉन शेड्यूल कहा जाता है। देख लीजिए भारत में इतने लैंग्वेजेस जो मेजर हैं वो देखिए 40% हिंदी है, इसके बाद आई होप बांग्ला होना चाहिए जो 8.3% है। फिर उसके बाद संभवतः मेरे ख्याल से मराठी होना चाहिए 7.5 है। इस तरह से करके इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है ना 1956, जिसके तहत आप देखिएगा कि बोला गया कि गांधी जी ने वादा किया था, गांधी जी और कुछ लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि जब फ्रीडम आएगा तो नए स्टेट, न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन द न्यू सेट ऑफ प्रोविंसेस। जो नया देश बनेगा उसमें प्रांत, कुछ नए नए प्रांत बनेंगे जो कि भाषा के आधार पे होंगे। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। अब आइए आगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, वो समझते हैं। वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर लेवल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की सरकारें होती हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे सरकारें हैं। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में सिर्फ 2 लेवल की सरकारों से ही ये पूरा गवर्न नहीं हो सकता है। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। भारत के जितने भी स्टेट हैं उनमें ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि यूरोप के किसी कंट्री के साइज़ के बराबर हैं या उससे बड़े बड़े हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया। मतलब अगर ये रशिया का टोटल पॉपुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश रशिया के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है, जर्मनी जितना बड़ा है। कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे भारत में ऐसे स्टेट है जो इतना ज़्यादा विविधता, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिल कर के बना है। देयर इज़ दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट, है ना। यानी कुछ ऐसे भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है स्टेट्स के अंदर में, पावर शेयरिंग की भी। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कहीं ना कहीं फेडरल पावर शेयर किया जाता है, शेयर इन इंडिया नीड अनदर टीयर। यानी कहीं ना कहीं इंडिया में और एक लेवल और गवर्नमेंट, एक लेवल की गवर्नमेंट की एक और आवश्यकता पड़ी जो कि और बॉटम लाइन पे जा सके, है ना। ये देखिए फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर। यानी जो फेडरल पावर है, यानी जो आपको संघीय जो शक्ति का और जो शेयर किया जाए भारत में, उसके लिए ज़रूरत है कि एक और लेवल, एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के भी बिलो जाए। दिस इज़ रैशनल
फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसीलिए ज़रूरत पड़ी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने का। दस रिजल्टेड ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, इसीलिए ज़रूरत है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसे लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से भी फर्दर बिलो आपको लोकल गवर्नमेंट की यहाँ बात की गई है, जो कि अति आवश्यकता है। When power is taken away from the central and state governments and given to local government, it is called decentralization. जब कुछ पावर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले करके लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। द बेसिक आइडिया, ये बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे? द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर a large number of problem and issues which are best settled at the local level. इसके पीछे ये विचार था, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लाने का पीछे का एक ये विचार था कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं और इश्यूज़ हैं जो कि लोकल लेवल पर ही उसे सेटल किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के लेवल पर, देश के लेवल का ज़रूरत नहीं है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली। यानी लोगों को अच्छी जानकारी है और लोगों को लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने आसपास की जो भी समस्या है उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है और उससे जुड़ा हुआ कि कैसे मनी स्पेंड किया जाए उस समस्याओं को निपटने के लिए, है ना, प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए, ये लोकल लेवल पे ही समस्या समझा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि राज्य स्टेट लेवल पर उतना जाने की आवश्यकता है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल। अच्छा, अगर हम लोकल लेवल पर इन चीज़ों को निपटा देते हैं तो वहाँ के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीज़न मेकिंग में। मान लो कि अगर यहाँ पर कहीं बीमारी फैला हुआ है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पे बीमारी फैला हुआ है ना, तो लोग अपनी बात नगर पालिका में जाके बोल सकते हैं, नगर निगम में जाके बोल सकते हैं। तो लोकल जो गवर्नेंस होता है, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो तुरंत उस बीमारी से संबंध में जो भी ज़रूरी होगा वो काम तुरंत कर देगा, तुरंत से नाली साफ़ करवाएगा, तुरंत से छिड़काव किया जाएगा। तो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए जाएँ हम लखनऊ जाके बोले, उतना वो ज़रूरी नहीं है। दिस हेल्प टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसके तहत हम एक आदत को बना सकते हैं लोगों में कि वो लोकतांत्रिक तौर पर अपनी बातों को रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट के लिए ये सबसे अच्छा है और बहुत ज़रूरी है कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जो बहुत ज़रूरी सिद्धांत है कि इसमें लोकल का पार्टिसिपेशन और लोकल जो समस्या है उसका निस्तांतरण करे। इसीलिए इनको बोला गया है लोकल माफ़ कीजिए। तो लोकल गवर्नमेंट एक बेस्ट तरीका है, देखो लोकल गवर्नमेंट एक बेस्ट तरीका है जो रियलाइज़ किया जा सके। किस चीज़ को रियलाइज़? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के सिद्धांत का एक तरीका है। वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकल गवर्नमेंट एक ये भी तरीका है कि लोकतंत्र का जो एक सिद्धांत है उसको समझने का हमें इम्पॉर्टेंट तरीका होता है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन लिखा है ना ऊपर, है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग लोगों का तुरंत में होता है। और देखिए लोगों से ही लोकतंत्र है ना। चलो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, मतलब लोकल लेवल पर पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो, नगर निगम, नगर पालिका, तो ये हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है, यानी मान्यता मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। Panchayats in village and municipalities
इन अर्बन एरियाज वे सेट अप इन ऑल स्टेट। हमारे यहाँ हमेशा से प्रयास रहा है कि लोकल गवर्नेंस को लाया जा सके। तो इसी संबंध में गाँव में, विलेजेस में ग्राम पंचायत और अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ सेटअप किए गए हैं हर राज्यों में। बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसे किसके अंडर में रखा गया है? डायरेक्टली कंट्रोल में रखा गया है, अंडर कंट्रोल रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के। ध्यान रखिएगा, लोकल गवर्नेंस है लेकिन उसका सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पावर्स और जो संसाधन हैं वो उनके खुद के नहीं होते हैं, है ना, बहुत ही कम हुआ करते थे जिस समय ये लगाए जाने की बात हो रही थी उस समय। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के होने के बाद जा कर के फिर इनको कुछ पावर्स दिए गए। ध्यान रखना, जब शुरुआत में पंचायत इलेक्शंस, पंचायत को और म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाए गए थे भारत में, तो उस समय उनका इलेक्शंस भी रेगुलर नहीं होता था और ना ही इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होता था या पावर होता था। लेकिन जब 1992 में आपको डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन जब 1992 के बाद 1992 में किया गया भारत में और उसको कोडिफाई कर दिया गया, आपको लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब बहुत सारे अधिकार मिल गए आपको लोकल गवर्नमेंट को। मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। देख रहे हैं, तीसरे टियर ऑफ डेमोक्रेसी यानी जो थर्ड लेवल का जो गवर्नमेंट है यानी लोकल गवर्नमेंट, उसको और पावरफुल बनाया गया और काफ़ी प्रभावी उनको ताकतें दी गई। क्या क्या था जो नया बना है? पहला, अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, चाहे पंचायत हैं चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो। सेकंड, सीट्स को रिजर्व कर दी गई इलेक्टेड बॉडीज़ में या एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, चाहे पंचायत कह लीजिए चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सीट रिज़र्व की गई है वो किन के लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिज़र्व की गई। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन रिज़र्व कर दिया गया वुमेंस के लिए इन जगहों पर। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो हर एक राज्यों में जो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर। स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कुछ पावर और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोकल बॉडीज़ को अधिकार दे, है ना। अब लोकल बॉडीज़ जो होंगे, लोकल गवर्नमेंट होगी, उसके भी कुछ पावर्स होंगे, कुछ अपना शहर में या गांव में लागू कर सकेंगे लोकल गवर्नेंस पंचायत के थ्रू या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू, या रेवेन्यू जनरेट करें, सीवेज टैक्स है, हाउस टैक्स है, वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकें ताकि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम चल सके। द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये पावर शेयर किया गया है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलर नोन बाय द पंचायती राज। हम लोग जानते हैं पंचायती राज सबसे लोकल स्तर पर गाँव में होता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ ए ग्राम पंचायत। एक गांव में या कई गांव में ग्राम पंचायत होता है। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच, है ना। और इसके जो होते हैं प्रेसिडेंट, सरपंच, यानी पंच क्या होते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग हिस्सों से चुन के आते हैं और उनके जो हेड होते हैं उनको सरपंच बोलते हैं गाँव में। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग एट दैट वार्ड। ये किनके द्वारा चुने जाते हैं? जो गांव के जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। ठीक है, गांव में। फिर आइए थोड़ा सा बड़ा कर दें। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। देखिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए पूरे गाँव के लिए निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। ये पंचायत वर्क करती हैं अंडर द ऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में ग्राम पंचायत काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, अब 3 लेवल के
3 टियर हमको दोनों में दिखेगा, याद रखिएगा, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, है ना। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, सारे जो विलेज में जो भी वोटर्स हैं वो इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of ग्राम पंचायत। साल में कम से कम 2 बार इनको बैठना होता है, ग्राम पंचायत को बैठना होता है 2 से 3 बार, ताकि एनुअल बजट गांव के लिए, है ना, एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, एनुअल जो गांव में जो बजट का इस्तेमाल होना है जितना अनुमान था उसका एस्टिमेशन करने के लिए, प्लस रिव्यू करने के लिए कि जितना भी काम हुआ है ग्राम पंचायत के द्वारा उन कामों को एक बार दोबारा से परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए कि सही तरीके से किया गया है कि नहीं। इसलिए आपको 2 से 3 बार ग्राम पंचायत को बैठना होता है, 2 से 3 बार साल भर में एनुअल बजट, और टू एटलीस्ट देखो इट हैज़ टू मीट at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत, पहला, और दूसरा रिव्यू करना जो परफॉर्मेंस किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा काम को लेकर के। फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और ए मंडल। अब ध्यान देना, ग्राम पंचायत क्या हुआ, गाँव को लेकर के ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना, और कई जो लोग ये ग्राम पंचायत, ए फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप्ड, कई ग्राम पंचायत मिल करके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक बोलिए या मंडल बोलिए। आप लोगों ने सुना होगा एड्रेस में ब्लॉक, ये तो ब्लॉक या मंडल क्या होता है, कई गाँवों को मिला करके बोला जाता है। 3 लेवल पर होती हैं, याद रखें गाँव में। सबसे बॉटम हो गया ग्राम पंचायत, उससे ऊपर कई ग्राम पंचायत जब मिली काम की साथ में तो उसे पंचायत समिति बोला गया, ठीक है। द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। देखिए, द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, अब जो पंचायत समिति हैं इसके लिए जो मेंबर्स, इनके जो मेंबर्स होंगे, द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। तो पंचायत समिति के जो मेंबर होंगे उनका चुनाव कौन करेगा, ध्यान से देखो, उनके रिप्रेजेंटेटिव, द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किसके लिए बोला गया, पंचायत समिति। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के मेंबर का चुनाव कौन करेगा, पंचायत के मेंबर्स, अलग अलग क्षेत्रों के पंचायत के मेंबर जो हैं वो चुनाव करेंगे, ठीक है ना। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, जितने भी अब पंचायत समिति हैं या मंडल है उस डिस्ट्रिक्ट में, उनको मिला करके बोला जाएगा जिला परिषद। ध्यान रखना, है ना। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, ज़्यादातर जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, जिला परिषद में जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, यहाँ तक कि लोकसभा उस क्षेत्र में जहाँ का जिला परिषद है वहाँ उसमें उस क्षेत्र के लोकसभा का भी मेंबर उसका हिस्सा हो सकता है, वहाँ का MLA उस डिस्ट्रिक्ट का वो भी उस जिला परिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, कुछ अन्य ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके मेंबर हो सकते हैं। तो जिला परिषद में इतने लोग शामिल होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो पॉलिटिकल हेड होगा उस जिला परिषद का। पॉलिटिकल हेड का मतलब यानी जिसको चुन करके भेजा गया हो, है ना, चुन करके उनको बैठाया गया होगा, तो वो पॉलिटिकल हेड होता है ना, जिला परिषद का। तो गांव में देखा आपने सबसे बॉटम लेवल पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत मिला पंचायत समिति, कई पंचायत समिति मिला जिला परिषद, ठीक है। अब ये 3 स्तर हुआ गांव में। अब देखिए 3 स्तर शहरों में। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट अर्बन एरियाज एज वेल, है ना। देखो कैसे होता है लोकल गवर्नमेंट बॉडी अर्बन एरिया शहरों में।
म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, यानी शहरों के नगरों के लिए नगर पालिकाएँ बैठाई जाती हैं, है ना, उनसे जुड़ी समस्याओं को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए म्यूनसिपैलिटी को अधिकार होता है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहर जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कई नगर पालिका नगर निगम के तहत आती है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे एमसीडी है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़ा महानगर है तो ठीक है, तो कई म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। चलो, बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी और नगर पालिका और नगर निगम, है ना, तो म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, एक इलेक्टेड बॉडी के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। इलेक्टेड बॉडी यानी वहाँ पे लोगों के तरह चुन के भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नेता होंगे, है ना। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, यानी म्यूनसिपल चेयरपर्सन। यहाँ पॉलिटिकल हेड कौन है, देखो पॉलिटिकल हेड जिला परिषद का आपको एक चेयरपर्सन को बैठाया जाता है वहाँ पर गांव के संबंध में। यहाँ पर क्या है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है पॉलिटिकल हेड आपको म्यूनसिपैलिटी में, यानी नगर निगम में एक देखिएगा पॉलिटिकल हेड बैठा होगा, म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोलेंगे। इन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अगर हम नगर निगम में कहेंगे बड़ा, उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, कई म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर होता है, तो वहाँ पर कौन बैठता है, मेयर। ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल हुआ, हेड हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो यहाँ भी 3 होता है, एक हालांकि बोला नहीं गया है, नगर समिति करके भी आता है एक, तो म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2 ही की बात यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ऊपर वाले में गांव में 3 है, यहाँ पे 2 है। एक एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हालांकि केस स्टडी है तो उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को फ़ायदा करेगा, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं। द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो नया सिस्टम लागू किया गया है लोकल गवर्नेंस का, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी हिस्से में। भारत जैसे देश में लोकल गवर्नेंस लाया गया है, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सफल रहा है। दुनिया के अन्य किसी भी देश में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया कि लोकल गवर्नेंस जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये पुराना डेटा है, हालांकि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम भारत के जितने पंचायत हैं, जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसमें देखा जाए चुन के आने वाले प्रतिनिधि 36 लाख के करीब हैं। बाप रे बाप, ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे देश भर में। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये 36 लाख जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, ये तो कई देशों के पॉपुलेशन साइज़ है, समझ लीजिए कई देशों का। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो लोकल गवर्नेंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया 1992 के बाद, 73rd अमेंडमेंट देखिएगा, 2 अमेंडमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दे दिया गया लोकल गवर्नेंस को, उससे कहीं ना कहीं और डीपन, यानी और गहराई से डेमोक्रेसी की जड़ें हमारे भारत में फैलती चली गई हैं। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, ये इसने और ये बढ़ाया है वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन, हमारे जो डेमोक्रेसी में उनकी वॉइस और बढ़ी है, उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ा है ना। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज, कुछ मुश्किल भी है, आए हैं, चुनौतियाँ भी आई हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। हम थोड़ा सा, अब चूँकि इतना ज़्यादा बड़ा देश है कि यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस करा पाना ग्राम सभा के लिए वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना इंथुजियाज़म के साथ, इतना रेगुलरली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ग्राम सभा के इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं रेगुलरली, तो कई बार तो खाली ही रह जाता है या बहुत देर से चुनाव होता है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कई स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे भी बहुत
ऐसे भी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स है भारत में जिसने अपने यहाँ के लोकल गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया है, बड़ा लिमिटेड पावर दिया है, सिर्फ दिखाने भर के लिए है, नहीं तो ज़्यादातर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट अपने ही पास रखे हैं ताकत। नॉर हैव दे हैव गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं दिया गया है, फंड का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, ज़्यादा लोकल गवर्नेंस को टैक्स वसूलने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप रखा गया है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी भी हम लोग को एक लंबी यात्रा दूरी करना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके जो आदर्श स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए कभी भी लंबी यात्रा करनी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से लोकल गवर्नमेंट को अगर इजाज़त दे, पूरा रिसोर्स दे, पूरा उसको मान्यता दे, तो कहीं ना कहीं लोकल जो समस्याएं हैं वो उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आपका सारा चैप्टर कंप्लीटेड है। आप देख लीजिए फेडरलिज्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए और पढ़ करके बारी बारी से कंप्लीट कोशिश करिए, लाइन बाय लाइन समझने का। चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, ये जितने इमेजेस वगैरह हैं उनको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमेजेस के नीचे जो भी इंफॉर्मेशंस दिया है या जो भी बॉक्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन है ना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है फेडरलिज्म टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो पढ़िए, एनसीईआरटी को ही पढ़िए, ध्यान रखना एनसीईआरटी से ही आप लोगों को पढ़ना है, किसी और सब्जेक्ट के चक्कर में मत पढ़ना। एग्जामिनर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह डील करना है उसके लिए आप कोई भी हेल्प बुक का इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ना आप लोगों को एनसीईआरटी से ही, उसका लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके वर्ड बाय वर्ड को पढ़ लीजिए, आपको समस्या नहीं रहेगी, ये बात याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको नहीं समझ आता है, कोई भी लाइन है, कोई पैरा है, कोई वर्ड है जो नहीं समझ आता है, वो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए और आप सीधा उसको पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए सेकंड टॉपिक हो गया, अब थर्ड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक के साथ आप लोगों को साथ मिलते हैं। मेरे चैनल युवान एडू सर पे ज़रूर जाइए, विज़िट करिए, क्विज़ेस के लिए वहाँ पे आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स के रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, क्विज़ेस जो आपके माइंड को और शार्प करे, स्किल को और डेवलप करे, आपके माइंड स्किल्स को, ठीक है। तो लगाइए, खेलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद सभी को।